We don't यस have सर, membrane. ये तो पहले भी बता हम्म, रखा था कि इस बार ठंड बहुत अच्छी लेवल की होगी। सारी ठंड यस नॉर्थ इंडिया सर। में पड़ रही है। अच्छा। बट सर बारिश अनएक्सपेक्टेड है ना। बारिश वाज तो नॉट सर एक्सपेक्टेड। बारिश भी दिखाई थी, क्योंकि ये एक यस लूना सर, करके आज वेव तो होती है। मतलब वही है। आज तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। 50% चांसेस थे। Right, but that is the thing. Generally you don't expect rain in Jan, यस सर। but now it's happening. So yeah, number of things are getting altered. ठीक है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यहाँ पे। सो इन द लास्ट क्लास we have discussed something. Obviously, we must have discussed something. We have discussed something about cell wall, plasma membrane हमने डिस्कस किया था। उसके आगे देखते हैं आज। सेल वॉल की हमने बात कर ली थी। आई होप सेल वॉल आपको यहाँ पे समझ आ चुका था सबको क्लियरली। हमने बात करी थी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके। दैट इज समथिंग आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, फैसिलिटेटेड एंड योर सिंपल डिफ्यूजन। दीज आर माय थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हिच वी हैव सीन। रोल ऑफ मेम्ब्रेन हम यहाँ पे देख चुके हैं। सेल वॉल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, मिडिल लेवल किससे बना हुआ होता है। These all things are something which we have all understood. ये सब चीजें हमने यहाँ पे देखी और समझ चुके हैं हम लोग यहाँ पे। Right? Now we can start with something called as my endomembrane system. जब भी आपके सामने टर्म आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑर्गेनल्स के आपको नाम याद रखना है। सिंपली रिमेंबर द नेम ऑफ सम ऑर्गेनल्स यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then you have the Golgi apparatus. Lysosomes. And your vacuoles. These all become a part of my endomembrane system. ये चारों ऑर्गेनल्स में जो मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दे आर कलेक्टिवली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये चारों को हम यहाँ पे क्यों कहते हैं दे आर अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं? द रीजन इज दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ये जो सारे ऑर्गेनल्स आपके यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो दे आर वेरी सिंक्रोनाइज तरीके से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इन लोगों ने, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो दे ऑल वर्क इन कोऑर्डिनेशन। हर किसी का एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। द सेम थिंग आई डोंट फाइंड विद द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका अलग से काम करता है, क्लोरोप्लास्ट अपना अलग से काम करता है, पेरोक्सिसोम अपना अलग से काम करता है, बट ये आपके ऑर्गेनल साथ में मिलकर काम करते हैं, दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन। याद रखना, दे आर नोन टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन। They are known to that is what you find about these organelles. So हमारा यहाँ पे काम क्या होगा? We have to focus. We'll start with my endoplasmic reticulum. यहाँ से हमारे हम कहानी स्टार्ट करेंगे. So let's have a look. While each of these membranous organelles are distinct in terms of structure and function, many of these are considered together as the endomembrane system because they function as a functions are coordinated. ये लोग साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने बोलते हैं यहाँ पे endomembrane system. Endomembrane system include ER, Golgi, lysosomes, and vacuoles. They are all part of my endomembrane system. Since the function of mitochondria, chloroplast, peroxisome are not coordinated with the above component, they are not considered as a part of my endomembrane system. ये सारे अलग से काम कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम कंसिडर नहीं करते एज अ पार्ट ऑफ माय एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, इनसे हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। कई बार यही सवाल आ जाता है आसान सा कि इन चारों में से कौन आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। दे कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल। नाउ हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो यहाँ से फोकस करना, ध्यान देना, यहाँ से ध्यान देना चालू करना, बिकॉज यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपके सामने भी आएगा. सो विल स्टार्ट विद माय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बाकी क्या आप लोग खाना ना खा के आए हो या वैसे ही आ गए दूसरे क्लास से? सर खाना खा लिया था क्योंकि सर ने इस बार जल्दी छोड़ दिया था. चलो बढ़िया है. यस सर खा लिया. यस सर खा लिया था. फिर ठीक सर है आज फिर. छुट्टी थी. अच्छा, आफ्ताब भी कुछ कह रहा था, सुनाई नहीं दिया बेटा. साउंड्स लाइक खा लिया. सर ये खा पी के आया करो, फिर सुकून से बैठेंगे क्लास में. ऑलराइट, चलिए. सो नाउ यू हैव ईआर ओवर हियर. सो जब हम ईआर की बात करते हैं, सो ईआर इज अ ऑर्गेनेल व्हिच विल हैव टू टाइप्स. आपको दो टाइप आपके यहाँ पे मिल जाएंगे. आप देखिए पिक्चर को बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शन आपके यहाँ पे मिलता है. सो ईआर को जब आप ऑब्जर्व करते हो, सो ईआर विल हैव टू कैटेगरीज इन देम. सो ईआर विल बी ऑफ माय टू टाइप्स यहाँ पे. सो विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and second is your smooth endoplasmic reticulum. ठीक है. So you have a RER and SCR are the two kind of ER which I'll be finding. You will find in the cell. अब RER और SCR जो आपके यहाँ पे है, जिनको हम शॉर्ट में as you can see, you can call them as the RER यहाँ पे, and the right one is your SCR जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे as SCR. इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? So RER जो आपका यहाँ पे होगा, so अगर आपके ER के ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, so अगर आपके ER के ऊपर यहाँ पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, then you call them as a RER. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे याद रखना that you will find ribosomes are attached over here. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? The ribosomes are attached. यहाँ पे आपके राइबोसोम्स आपके यहाँ पे अटैच्ड आपको मिलेंगे आपके ER के ऊपर. और जब आपके राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, देन यू कॉल देम एज अ स्मूथ ER. सो ER आपके दो टाइप के हैं. अगर आपके राइबोसोम्स वहां पे लगे हुए हैं, देन यू कॉल देम एज अ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज़ वहां पे राइबोसोम्स लगे हुए हैं. अगर राइबोसोम्स आपके लगे हुए नहीं होते, देन यू कॉल देम एज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि अगर हम यहाँ पे ER की अगर हम एक रफ पिक्चर यहाँ पे बनाता हूँ मैं, so what we'll find now, say assume that this is a kind of a ER, right? तो ये जो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर जो बना के रखे हुए हैं ना, you call them as a cistern. We can call them as a cistern. ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना के रखा हुआ है ना, बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर्न. तो ऐसे कई सारे सिस्टर्न आपको मिलेंगे आपके ER के अंदर. अब ER के ऊपर अगर आपका राइबोसोम लगा हुआ है, सो अज्यूम करो कि यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे ऊपर राइबोसोम आपका यहाँ पे लगा हुआ आपका मिल जाए. सो इफ यू हैव राइबोसोम अटैच्ड ऑन द ER, देन सच ER विल बी कॉल्ड एज माय RER. सिंपल सा हिसाब है. अगर आपका राइबोसोम लगा हुआ है, देन यू कॉल देम एज RER. अगर राइबोसोम लगा हुआ अगर आप वहाँ पे नहीं दिख रहा है, देन यू कैन कॉल देम एज अ SCR. सिंपल. दैट इज एज सिंपल एज दैट. सो अज्यूम दैट यहाँ पे मेरा राइबोसोम लगा हुआ है. So that's my RER. तो ये जो बड़े बड़े लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपके सामने यहाँ पे कॉल देम एज सिस्टर्न है, वो जो सेंटर में जो कैविटी होती है ना इसकी, उसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ ल्यूमेन. सेंटर की जो कैविटी आपकी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं. तो ये चीज पहले याद रखना, दैट यू हैव अ सेंटर कैविटी इज कॉल्ड माय ल्यूमेन, एंड जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको जो पूरा दिख रहा है, दैट्स माय सिस्टर्न. एंड आपका इसके ऊपर ही आपको लगे हुए मिल सकते हैं आपके राइबोसोम्स, अगर वहां पे होने होंगे तो. अगर राइबोसोम लगा हुआ है, देन यू कॉल देम एज अ RER. सिंपल. अब सवाल आता है कि ये RER SCR कर क्या रहा है? दैट इज द मेन क्वेश्चन वी हैव टू एड्रेस राइट नाउ. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे RER से, कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका होता है, और ये ऑर्गेनल आपका न्यूक्लियस के काफी पास में होता है. याद रखना, पिक्चर में आप यहाँ देख लो, द ऑर्गेनल इज क्वाइट क्लोजर टू द न्यूक्लियस. आप देखो ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपका दिखा है, दिस ऑल इज माय ER. इसमें जहां पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपके लगे हुए हैं ना, दैट्स माय RER, क्योंकि वहां पे आपका राइबोसोम लगा हुआ है. जहां पे आपका राइबोसोम नहीं लगा हुआ, दैट्स माय स्मूथ ER, एंड इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस. बिल्कुल न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ही है, पास में ही है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस? सो RER की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो व्हाट इज माय RER इज नोन फॉर, ये क्या करता है? अब क्योंकि आपका यहाँ पे राइबोसोम लगा हुआ है, एंड राइबोसोम का एक लौता काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सो RER विल आल्सो हैव अ रोल इन माय प्रोटीन सिंथेसिस.
RER will also have a role in my protein synthesis. Some still कुछ इशू है मेरे साइड पे. अगर कुछ नेटवर्क का इशू आया तो प्लीज बताना मुझे, या स्लाइड ना दिखे तो बताना, या और भी कुछ हो तो बताना. So you have this protein synthesis जो आपका यहाँ पे हो रहा होगा, that is done by my RER. तो एक बात तो याद रखनी कि आपको प्रोटीन बनाने में आपको यहाँ पे मदद करेगा. That's one thing. Second thing, it also plays a role in my protein folding. Any reason why ER is present near the nucleus? The thing is now, if you just go back and talk about the transcription and translation, if you just go back and check your DNA making the mRNA, that is something जिसे हम बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, या जो आपका एमआरएनए बनाया जाता था आपके न्यूक्लियस के अंदर, दैट एमआरएनए विल कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस एंड देन विल अंडरगो ट्रांसलेशन. मतलब वो एमआरएनए जो आपका बनाया जाता है ना आपके न्यूक्लियस के अंदर बेटा, वो एमआरएनए जो हमने 1-2 क्लास पहले हमने बनाया था, वो एमआरएनए आपका बाहर आएगा, और जैसे वो बाहर आएगा इट विल कम एंड सिट ऑन द RER एंड देन द प्रोटीन सिंथेसिस विल हैपन. सो द होल आइडिया ऑफ हैविंग द ER आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कि जैसे ही आपके न्यूक्लियस से एमआरएनए बन के निकले, उसको पकड़ा जा सके to make the protein out of it. So that is the kind of evolutionary advantage you have of having the ER outside the nucleus. ठीक है? So this is also going to play the role in my protein folding. याद रखना, जब आप प्रोटीन बना लेते हो ना, वो फंक्शनल नहीं होता, उसको आपको फोल्ड करना पड़ता है. सो प्रोटीन बनाने के बाद उसको अगर आपको यूजफुल तरीके से काम करवाना है प्रोटीन से, तो आपको उसे फोल्ड करना पड़ेगा. तो अज्यूम दैट कि आपने यहाँ पे एक प्रोटीन बना लिया. Assume that this is a protein which you have formed. प्रोटीन बनने के बाद this protein will undergo the folding. यहाँ पे this protein will undergo folding. मतलब एक शेप बन जाएगा इसका यहाँ पे. तो जब प्रोटीन का एक वेल डिफाइंड शेप होता है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे कि आपका प्रोटीन फोल्ड हो चुका है. सो दैट इज अ फोल्डेड प्रोटीन. ये मेरा यहाँ पे फोल्डेड प्रोटीन. आपको याद यहाँ पे रखना है कि आपका जो फोल्डेड प्रोटीन यहाँ पे बन चुका है ना, नाउ इट्स अ फंक्शनल प्रोटीन. अब ये कुछ आगे काम कर सकता है. जब प्रोटीन इनिशियली बनता है तो वो कोई काम का नहीं होता, उसको आपको एक सर्टेन शेप देना पड़ता है, एंड दैट इज आल्सो गिवन बाय द RER. तो RER का जो ल्यूमेन होता है ना, उसके अंदर आप करते हो अपने प्रोटीन की फोल्डिंग को. सो RER के अंदर जो आपको पे ल्यूमेन मिल जाएगा, सो दिस विल बी हैपनिंग इन माय ल्यूमेन ऑफ द RER. जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी. No, not yet. ठीक है. So you'll find आपको जो ल्यूमेन होता है RER का, उसके अंदर आपको प्रोटीन की फोल्डिंग होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो याद रखना प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, एक बार फिर सुन लो. ये है आपका न्यूली फॉर्म प्रोटीन. ये प्रोटीन जो आपने बनाया, दैट्स माय न्यू प्रोटीन. अभी हमने ऐसे बना लिया है. इसको अगर आपको फंक्शनल प्रोटीन बनाना है, देन इट हैज टू अंडरगो फोल्डिंग, और वो फोल्डिंग की जाती है आपके RER के अंदर. ये बात याद रखना. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट glycosylation also happens in my RER. Glycosylation भी यहाँ पे किया जाता है by my RER. Glycosylation का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है addition of your sugar molecule on the protein. समझो मैंने यहाँ पे प्रोटीन बना लिया. प्रोटीन बनाने के बाद मैं अगर इसके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल लगा रहा हूँ, जो कई बार लगाया जाता है. सो प्रोटीन बना लिया मैंने यहाँ पे, एंड देन आई विल बी एडिंग सम शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे. So this is called as my glycoprotein. ठीक है, मैं ग्लाइकोप्रोटीन से बोलूंगा नहीं यहाँ पे, that won't be a wrong term, that won't be a right term. But अगर आप शुगर मॉलिक्यूल लगा लो अपने प्रोटीन के ऊपर, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन. That is called as my glycosylation. So addition of my sugar molecule on the protein is called as my glycosylation, and that is something also happens in my RER. वो चीज भी आपके यहाँ पे RER में होते हुए आपको मिल जाती है. So ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, done by my RER. जनरली बच्चे एक चीज याद रखते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन बाकी 2 चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. So the remaining 2 things are also the things which should be remembered by all of you. So your protein folding and glycosylation आपका RER आपका यहाँ पे करके देगा. पहले ये बताओ, क्या ग्लाइकोसिलेशन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ये टर्म मालूम होने चाहिए, बिकॉज ये टर्म थोड़े नए ना आपके लिए, इसलिए. सो अगर शुगर लगा रहे हो अगर आप प्रोटीन के ऊपर, दैट्स ग्लाइकोसिलेशन. फोल्डिंग आपने कर दिया, देन आपका प्रोटीन फंक्शनल होगा. सो ये आपको याद रखना है. दिस इज व्हाट माय RER इज नोन फॉर. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि मेरा SCR यहाँ पे क्या करता है. मेरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन टू डू व्हाट.
सो जब हम बात करते हैं अबाउट में SCR is known for my lipid synthesis. Then steroid hormone synthesis. स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस भी आपको ये करके देगा. ठीक है. The SCR will also have a role in my so lipid synthesis आपके यहाँ पे हो जाएगा, steroid hormone synthesis आपके यहाँ पे हो जाएगा. It will also have a very significant role to be played in terms of my detoxification. तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब अगर हम बात करते हैं आपके डिटॉक्स करने की, तो बेसिकली करा के जाता है कि कई बार क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर आपके अनवांटेड चीजें बनाई जाती है, अनवांटेड चीज आपकी बन जाती है बॉडी के अंदर, अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स आपके बनाए जाते हैं विच आर द टॉक्सिक फॉर्म्स, या कई बार बाहर से कोई टॉक्सिक चीज आपकी बॉडी में आ रही होती है. सो टॉक्सिक फॉर्म को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका SCR आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो याद रखना SCR विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू कन्वर्ट माय टॉक्सिक कंपोनेंट into non-toxic form. ये करता है आपका यहाँ पे SER. अगर आपसे कोई पूछे, इसको हम कहते हैं यहाँ पे डिटॉक्स करना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना. अगर आपसे कोई पूछे कि SCR आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिल सकता है, देन यू शुड टेल देम यू कैन फाइंड देम इन द लिवर. लिवर में SCR का अमाउंट आपको काफी ज्यादा मिलेगा, बिकॉज लिवर आपने सुना होगा बच्चों ने कभी कि ये डिटॉक्स करने में मदद करता है. लिवर इज नोन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. तो यहाँ पे आपको SCR का अमाउंट आपको यहाँ पे डबल ट्रिपल मिल जाएगा. तो याद रखना दिस समथिंग हर जगह मिलता है आपको बॉडी के अंदर, बट यहाँ पे इसका अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता है लिवर में. तो लिवर में इसका अमाउंट आपको काफी अच्छा मिल जाएगा. ठीक है. देन जब मैं बात कर रहा हूँ स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, तो कुछ नाम आपको यहाँ पे याद रख सकते हो आप यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन के. लाइक यू कैन हैव अ नेम लाइक योर टेस्टोस्टेरोन and progesterone, estrogen. ये सारे जो मैं नाम आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, याद रख लो ये ऑल द नेम्स बिलोंग टू माय स्टेरॉइड हार्मोन्स. ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स के नाम है. एक और नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे. हार्मोन के रोल अभी याद मत रखो, बट नाम को थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख जाओ. 3 नाम तो आपने सुने होंगे 10th ग्रेड के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो आपने सुना ही होगा. एक नया नाम शायद आपके सामने आएगा, दैट्स माय कॉर्टिसोल. दे आर ऑल माय स्टेरॉइड हार्मोन्स. और इन सारे हार्मोन्स का सिंथेसिस आप करते हो अपने यहाँ पे SCR के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. इसके अलावा SCR का आप एक और यहाँ पे रोल याद रखना. इट इज नोन फॉर माय कैल्शियम स्टोरेज. SCR इज ऑल्सो नोन फॉर कैल्शियम स्टोरेज. तो कैल्शियम स्टोरेज के लिए भी SCR का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करता है. It will have its role. Calcium will have its role in blood and in the muscles. But storage इसका हम करते हैं हमारे यहाँ पे SCR के अंदर. तो ये 4 चीजें आप यहाँ पे याद रखो. That 4 things are going to be enough for you. SCR will have a lipid synthesis. तो आपकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, वो बनाई किससे जाती है? SCR से. SCR का काम होता है वो बनाने में आपकी मदद करेगा यहाँ पे. So SCR बनाता है, उसे मेंटेन करता है, डन बाय SCR, लिपिड सिंथेसिस. स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिटॉक्सिफिकेशन, एंड देन यू हैव अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस. इतनी चीजें आपकी यहाँ पे SCR ने करनी है. अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इतनी चीज बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा. नॉट अबाउट द SCR बट अबाउट कैल्शियम आयंस. जब भी आपके सामने कैल्शियम आयंस आए ना, तो एक चीज याद रखना, कैल्शियम आयंस के कुछ रोल होता है बॉडी के अंदर, और वो आप हमेशा याद रखना. अक्रॉस टाइम हमेशा याद रखना कि कैल्शियम के बॉडी के अंदर क्या क्या रोल्स होते हैं. तो वन ऑफ द रोल्स यू हैव टू नो कैल्शियम के, दैट कैल्शियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन माय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. कैल्शियम एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो कैल्शियम के रोल हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट. सो इट विल हैव अ रोल इन माय मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम विल हैव अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग, कैल्शियम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय ब्लड क्लॉटिंग, या जिसे मैं कह सकता हूँ एज अ ब्लड कोएगुलेशन. ब्लड कोएगुलेशन, इसके बगैर ब्लड कोएगुलेशन आपका हो नहीं सकता.
तो ये आपको चाहिए। आपको अगर कट लग गया ना कहीं पे, ब्लड निकलना चालू हुआ वहां से, देन वो ब्लड को रुकना है एक टाइम के बाद वहां से निकलना, तो वो ब्लड रुक जाता है एक टाइम के बाद, दैट्स ब्लड कोएगुलेशन। वो करने के लिए आपको कैल्शियम यहाँ पे चाहिए होता है। एंड देन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इस सवाल आएगा तो बता देना। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर आपको नर्व इम्पल्स भेजना पड़े, तो वो करने के लिए भी आपको कैल्शियम आयंस चाहिए होता है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम आयंस एंड द रोल्स। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कोएगुलेशन एंड नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हमेशा याद रखना, हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आरईआर का और एससीआर का यहाँ पे हमने रोल देख लिया। सो वी हैव सीन दैट थिंग। You can see the SCR and RER over here again. You can see the cisternae and you can see the center में you'll have a lumen. जो cisternal space है that's a lumen. And these are my cisternae यहाँ पे. So roles हम यहाँ पे देख चुके हैं. So I don't really have to waste time doing anything else यहाँ पे. It has been very closely associated with my nucleus. I have told you this कि यहाँ पे nucleus के पास मिलने का purpose आपको यहाँ पे ये होता है that इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, and उसके लिए आपको mRNA चाहिए होता है जो आपको न्यूक्लियस से मिलेगा। So this is what my ER is known for. ये आपको याद रखना है ER के बारे में। It is a membrane bound organelle and it's a very important organelle within us. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। तो क्या इतनी चीज आपके यहाँ पे क्लियर है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. एक और चीज याद रखना, राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ER पे लगा हुआ होता है, एक होता है फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, तो अगर मैं कल उठ के हिमांशु को बोलूं कि मुझे राइबोसोम्स निकालो सेल में से, कहाँ कहाँ मिलेंगे मुझे? सो शी विल फाइंड राइबोसोम्स इन 2 एरियाज। शी विल शो मी द राइबोसोम इन 2 एरिया। एक तो आपके राइबोसोम लगे होते हैं आपके आरईआर के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके राइबोसोम्स लगे हुए हैं। राइबोसोम्स आर अटैच्ड। कुछ राइबोसोम्स आपको मिलता है आपके फ्री राइबोसोम जो आपके ऐसे ही साइड में घूम रहे होंगे। They are called as my free ribosomes. ठीक है, चलो। So this is what you find in the RER के अंदर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। RER में आपका प्रोटीन बन चुका है। अज्यूम करो कि RER के अंदर आपने अपना प्रोटीन यहाँ पे बना लिया। So let's say the protein has been formed. अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना इस पिक्चर को कि आप देख लो कि आपका पिंक वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पे आपका प्रोटीन, मतलब पिंक वाला एरिया के अंदर आपने प्रोटीन बना लिया। एंड नाउ दिस समथिंग कमिंग आउट ऑफ द ER। ER से कोई चीज यहाँ से निकल के आ रही है। सो दिस स्ट्रक्चर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द ER, ये जो स्ट्रक्चर आपका गोल से निकल के आ रहा है, इसको हम कहते हैं एज अ वेसिकल। ये वेसिकल एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपने प्रोटीन को डाल दिया। अब ये प्रोटीन कहां पे जाएगा? दिस प्रोटीन कैन एंटर इनसाइड द गोल्गी एपरेटस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपका एक वेसिकल यहाँ पे बन के आ रहा है। तो वेसिकल के अंदर आपके यहाँ पे प्रोटीन है एंड नाउ दैट प्रोटीन विल बी सेंट इनसाइड द गोल्गी एपरेटस। इस प्रोटीन को मैं भेजूंगा मैंने यहाँ पे गोल्गी एपरेटस के अंदर। तो वाया वेसिकल्स दिस प्रोटीन विल एंटर इनसाइड द गोल्गी एपरेटस। अब सवाल आता है यहाँ पे ये है कि आपका ये जा क्यों रहा वहां पे? सो ये प्रोटीन के अंदर आपको और भी कई ज्यादा मॉडिफिकेशन अगर करने हो then that can be done using my Golgi apparatus. ठीक है, so Golgi apparatus is known for packaging and modification of the protein. ये दोनों टर्म्स याद रखना, packaging and modification of protein done by my Golgi apparatus। और इसलिए आप इन प्रोटीन्स को ER में बना के you will send them into the Golgi body के अंदर आप डाल देते हो। और कैसे डालते हो आप उन्हें वहां पे? वाया वेसिकल्स। वेसिकल्स की मदद से आप उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हो टुवर्ड्स द Golgi apparatus। तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे ऑर्गेनल को हम यहाँ पे समझते हैं, that's my Golgi apparatus आपके यहाँ पे। सी, अब Golgi की जब आप बात करोगे ना तो पहली बात याद रखना कि गोल्गी के अंदर यू हैव 2 फेस। सो ये जो रेड वाला जो एरिया है ना आपका यहाँ पे, दैट्स अ गोल्गी बॉडी। ये पूरा जो है आपका यहाँ पे दैट्स अ गोल्गी बॉडी आपका। सो गोल्गी बॉडी में आपको 2 चीजें याद रखनी है। यू विल हैव 2 एरियाज इन दिस। एक होता है आपका यहाँ पे सिस फेस, CIS। एक होता है आपका यहाँ पे सिस फेस, राइट, जहां से आपके वेसिकल्स एंटर करते हैं। ये वो एरिया बेटा आपका यहाँ पे जहां से आपके वेसिकल यहाँ पे आपके एंटर करेंगे। सो ये जो वेसिकल आपका यहाँ पे बना हुआ है ना, ये आपका एंटर करता है सिस फेस से। एंटर कर गया, उसके अंदर आपने क्या मॉडिफिकेशन किया, पैकेजिंग किया, सब कुछ किया आपने। ये बाहर कहां से निकलेगा? सो दिस विल कम आउट फ्रॉम द ट्रांस फेस। इट विल कम आउट फ्रॉम द ट्रांस फेस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ बेटर ट्रांस। ये जो एरिया होगा यहाँ पे दैट्स अ ट्रांस फेस, TRANS। तो ट्रांस फेस आपको वो एरिया होता है जहां से आपका वेसिकल पैक करके आप बाहर निकालोगे। मॉडिफिकेशन कर लिया, पैकेजिंग कर लिया, एंड देन द वेसिकल विल कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइट।
तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. सो लेट मी टेल यू दिस थिंग अगेन. सो अज्यूम दैट दिस इज वन ऑफ द सिस्टर्ने. ऐसे वही सारे सिस्टर्ने आपके यहाँ पे लगे हुए हैं. So आप मल्टीपल सिस्टर्ने लाइक दिस एंड देन यू हैव द लास्ट सिस्टर्ने यहाँ पे. तो जहां से आपका एंटर किया जाता है आपके वेसिकल का, तो यहाँ से आपकी होगी यहाँ पे एंट्री. तो जहां से आपकी यहाँ पे एंट्री हो रही है इस फेस को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिस फेस. इसको मैंने बोलना है यहाँ पे एज अ सिस फेस. और जहां से मेरा यहाँ पे एग्जिट हो रहा है, जहां से ये वेसिकल मेरे यहाँ पे बाहर निकलेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर ट्रांस फेस. ये बात आप यहाँ पे ऐड रखना, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड माय ट्रांस फेस. तो मेरे यहाँ पे वेसिकल के साथ मेरे यहाँ पे क्या होगा? सो बेसिकली मेरा वेसिकल यहाँ पे आएगा आपके ईआर से एंड देन विल एंटर इनसाइड द गोल्गी बॉडी वाया सिस फेस. इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है. बाकी सब आपको यहाँ पे सेम रहेगा. यहाँ पे भी जो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यू कॉल देम एज अ सिस्टर्ने एंड बीच में जो स्पेस है दैट्स माय ल्यूमेन. सेम थिंग. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गोल्गी आपका करता क्या है. बेसिकली गोल्गी का यहाँ पे काम क्या हो जाएगा. सो दैट इज द वन थिंग यू हैव टू नो. व्हाट इज माय गोल्गी बॉडी इज नोन फॉर. अगर हम गोल्गी बॉडी की यहाँ पे बात करते हैं तो यू शुड नो दैट द रोल फॉर गोल्गी बॉडी इज गोइंग टू बी, याद रखना ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल प्ले अ रोल इन माय glycolipid and glycoprotein synthesis. Glycolipid and glycoprotein synthesis. ये करने में गोल्गी बॉडी आपकी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये बात याद रखो. अगर कभी सवाल आ गया कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है, देन आप आंखें बंद करके बोलोगे गोल्गी एपरेटस. दैट इज व्हाट इट विल डू. सेकेंड थिंग आप यहाँ पे याद रखना, इट इज नोन फॉर माय मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन. और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स विच कैन बी प्रोटीन, लिपिड्स, वो सब का पैकेजिंग करने में आपका गोल्गी बॉडी आपके यहाँ पे मदद करेगा. सो दैट्स रूल नंबर 2. सो रूल नंबर 1 है मेरे यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस. रूल नंबर 2 है मेरे यहाँ पे पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स. वो आपका गोल्गी बॉडी आपका यहाँ पे करके देगा. तीसरा रूल याद रखना कि गोल्गी बॉडी ही आपको बना के देता है आपका लाइसोसोम्स. आपके जो लाइसोसोम्स आपको दिख रहे होते हैं आपके घर के आसपास सेल के अंदर, सो दोस लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय माय गोल्गी बॉडी. सो गोल्गी बॉडी इज नोन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. ऑफ लाइसोसोम्स आपका यहाँ पे किया जाएगा बाय माय गोल्गी बॉडी. तो यही बना के देते हैं. दे आर द वन हु विल मेक द सुसाइडल बैग्स. यही पढ़ते हैं ना हम लोग 8वीं कक्षा में, suicidal bags, right? So that is something, so that is something which will be formed by my Golgi apparatus. ये Golgi apparatus ही आप यहाँ पे बना के देंगे. तो ये तीसरा रोल आप यहाँ पे ऐड रख लेना. Then one more role you can know in this, कि Golgi body भी आपका कर सकता है या करता है glycosylation. Golgi body भी आपका यहाँ पे it is known for my glycosylation. अब आपका सवाल आएगा कि सर एग्जाम में आ गया कौन कर रहा है ग्लाइकोसिलेशन. तो वहां पे अगर दोनों ऑप्शन है तो आप क्या करोगे? पहली चीज, अगर ग्लाइकोसिलेशन को लेकर सवाल आया तो दोनों ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे. इधर इट विल हैव द आरईआर और गोल्गी बॉडी. दोनों को भी नहीं हो सकता है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नोन फॉर ग्लाइकोसिलेशन. अलग होता है लेकिन आरईआर के अंदर आपका होता है एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन और इसमें आपका होता है ओ लिंक ग्लाइकोसिलेशन. दोनों में डिफरेंस क्या आपको याद नहीं रखना, आपको समझना भी नहीं है, बट याद रखना दोनों कैन कैरी आउट ग्लाइकोसिलेशन. तो अगर कभी सवाल आया तो ऑप्शन में इधर विल हैव आरईआर और गोल्गी बॉडी. दोनों कभी नहीं हो सकते. अगर दोनों आ रहे देन आपको 5 मार्क वैसे ही बोनस मिल जाएंगे. ऐसा कभी नहीं होने वाला. ठीक है. सो ग्लाइकोसिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल, दिस इज ऑल डन बाय माय गोल्गी बॉडी. अब गोल्गी बॉडी पैकेजिंग करके भेज कहां पे रहा है? आपने पैकेजिंग तो यहाँ पे कर लिया, अब आप भेजोगे कहां पे? सो काफी जगह पे आप भेजा जा सकता है. समझो मैंने यहाँ पे मेरा एक वेसिकल बना लिया. समझो आप मेड अ वेसिकल एंड दैट वेसिकल हैज सम प्रोटीन्स. इस वेसिकल के अंदर यहाँ पे आपके कुछ प्रोटीन बने हुए हैं. अब ये प्रोटीन आपके कहीं पे भी जा सकते हैं. समझो दिस कैन गो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन. ये प्रोटीन आपको मेम्ब्रेन पे लगाने पड़े. हो सकता है ना कि आपको मेम्ब्रेन को मेंटेन करनी है. सो दे कैन बी सेंट टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन. तो इनको आप भेज सकते हो इधर टुवर्ड्स मेम्ब्रेन.
या फिर हो सकता है कि इनको आप भेजो आपका टुवर्ड सम अदर ऑर्गेनल। समझो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कोई प्रोटीन चाहिए तो आपने यहाँ पे बना लिया, अब उसे आप जाके वहां पे दे रहे हो। या फिर हो सकता है कि इस प्रोटीन को आपको सेल के बाहर फेंकना है, दैट कैन आल्सो हैपन, दैट यू हैव टू सेंड द प्रोटीन आउटसाइड द सेल, दैट कैन आल्सो हैपन। तो जब आप यहाँ पे प्रोटीन बना रहे हो या जो भी आप चेंजेस यहाँ पे आप कर रहे हो, वेसिकल जब यहाँ से निकल के आएंगे, दोज वेसिकल्स विल हैव अ प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन। उनकी प्री डिटरमाइंड डेस्टिनेशन वहां पे होती है और उसके बेसिस पे वो अपने अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं। दे कैन गो टू द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल और टुवर्ड्स सम अदर ऑर्गेनल। ये अपना वहां से मूव करके चले जाएंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय गोल्गी बॉडी। इतनी चीज अगर आप याद रखते हो, आपका कोई सवाल यहाँ पे आपका मिस नहीं होगा। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट माय गोल्गी apparatus। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। बताओ बेटा बताओ, आफ्ताब बोलो क्या सवाल है आपका? सर दोबारा रिपीट कर सकते सर आप? कौन सा वाला पार्ट? सर ग्लाइको प्रोटीन, वो ग्लाइको कुछ था उससे। ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन में आपका क्या होता है ना, दैट दिस इज अ पोर्शन जहाँ पे आपका आपके प्रोटीन के ऊपर आप शुगर मॉलिक्यूल लगाते हो, राइट? या ग्लाइकोसिलेशन के अंदर विल फाइंड कि शुगर मॉलिक्यूल आपका अटैच किया जाता है आपके बायो मॉलिक्यूल के ऊपर। सो जब आपका ग्लाइकोसिलेशन किया जा रहा है, या आपका हो रहा था आपके आरईआर के अंदर, या आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यू कैन सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेम थिंग हैपनिंग इन द गोल्गी एज वेल। इसलिए हम बोलते हैं कि गोल्गी apparatus इज आल्सो नोन फॉर ग्लाइकोसिलेशन। जैसे आपका आरईआर कर रहा था, वैसे ये भी आपका कर रहा होता है। डिफरेंस बिल्कुल आपको मिलेगा इसके अंदर, वहां पे हो रहा होता है वो काफी डिफरेंट होता है देन फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। बट ग्लाइकोसिलेशन यहाँ पे आपको होते हुए मिल जाता है। सो आपके सामने, इसलिए मैंने बोला था कि आपके सामने कभी ये सवाल नहीं आएगा कि ग्लाइकोसिलेशन कौन कर रहा है, एंड यू विल हैव द बोथ द ऑप्शंस, इधर यू विल हैव द आरईआर और यू विल हैव द गोल्गी बॉडी वहां पे, ठीक है? सो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस विल बी हैपनिंग इन दिस modification and packaging of biomolecules, formation of my lysosomes and glycosylation are the four roles you have to know in terms of my Golgi body। एंड याद रखना, वेसिकल्स में बनाने के बाद आप भेजते हो सामान को, काफी दूर तक आप भेज सकते हो, ठीक है? सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। आरईआर के रोल यहाँ पे क्या है? आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल, एक्टिवली इन्वॉल्वड इन माय प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। दे आर एक्सटेंसिव, कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। बिल्कुल वो मेम्ब्रेन के साथ, मतलब दे आर इन कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। The smooth ER reticulum is a major site for my lipid synthesis. In animal cell, lipid-like steroidal hormone are synthesized in the SCR। ये हार्मोन्स भी आपके यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं। जो एडिशनल रोल मैंने बना के रखे हुए वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यू हैव टू नो दोज रोल्स। काफी आसान सवाल आ गया एकदम से। कर लो हैंड रेस, कर लो, इसके लिए भी हैंड रेस कर लो। अ मेजर साइट फॉर माय लिपिड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। चलिए बेटा, चलिए सब लोग हैंड रेस करिए। प्रभजोत बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर SCR। प्रभजोत, आपको बाकी सारे रूल्स आपको बताने पड़ेंगे एससीआर के, बता दो। सर स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, राइट, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन। राइट। बस एक और बता दो। और सर कैल्शियम स्टोरेज। राइट, ये तीन रोल मेरे यहाँ पे हो जाते हैं, मेरे यहाँ पे एससीआर के। बिल्कुल सही, ट्रू, दैट्स व्हाट माय एससीआर इज नोन फॉर। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन। पेप्टाइड सिंथेसिस आपके सेल के अंदर कौन यहाँ पे कर रहा होता है? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए सलोनी, टेल अस। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप कह रहे हो? अब मुझे बताओ सलोनी, आपका राइबोसोम आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए? सर आरईआर में। बस वहां पे मिलता है? नो सर, फ्री राइबोसोम्स में होते हैं। ठीक है, और कहीं मिल सकता है इन दोनों जगहों के अलावा? और कहीं मिल सकते हैं राइबोसोम्स? किसी ऑर्गेनल के अंदर मुझे मिल सकता है? ठीक है, सो या यू शुड नो दैट पेप्टाइड सिंथेसिस विल बी हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय राइबोसोम्स यहाँ पे। और राइबोसोम्स आपको इवन मिलता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बट दे आर माय 70 राइबोसोम्स। हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सो दैट्स योर ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। ओके, गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी किया गया था कैमिलो गोल्गी ने, तो उन्होंने अपने यहाँ पे नाम डाल दिया था। He first observed the densely stained reticular structure near the nucleus. That's your Golgi body. They consist of many flat-like disc-shaped sac cisternae of 0.5 mm to 1 mm diameter. Now, this is how it's going to look like. So you can very clearly see you have the cis phase and you have a trans phase. So this is what you find in them. cis phase से आपका वेसिकल अंदर जाएगा और trans phase से आपका बाहर निकलेगा।
और इसी तरीके से आप अपना ट्रांसपोर्ट करते हो प्रोटीन का, और याद रखना इसी तरीके से लाइक यू विल फाइंड ऑल द मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्रोटीन एंड इज बीन आल्सो डन नाउ। सो यू कैन सी इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इनकमिंग जो आ रहा है ये आपका आ रहा है आरईआर से, ये इनकमिंग जो आ रहा है यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ पे इट इज कमिंग फ्रॉम द ईआर, और यहाँ से आपका सिक्रेटरी यहाँ से निकल जाए बाहर, अब ये जाएगा इसके डेस्टिनेशन के ऊपर, दिस विल गो टुवर्ड्स अ सर्टेन डेस्टिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे करा क्या जाता है ना, यहाँ पे समझो आपने एक बड़ा सा वेसिकल बना लिया, एक बड़ा सा वेसिकल आपने यहाँ पे बना लिया, सो वी हैव मेड अ बिग वेसिकल ओवर हियर। ठीक है, और उस वेसिकल के अंदर आपने डाल दिया अलग अलग टाइप के प्रोटीन, उस वेसिकल में आपने डाल दिया बहुत सारे प्रोटीन, सो यू हैव एडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन यहाँ पे, और वो प्रोटीन है भी कौन से, दोस प्रोटीन आर माय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आपके वेसिकल, आपके गोल्गी ने क्या किया, एक बड़ा सा वेसिकल बनाया, उसके अंदर उसने डाल दिए कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसने वहां पे डाल दिए काफी अलग अलग टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, सो दीज आर ऑल माय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब जैसे ही आपने यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपने यहाँ पे डाल दिए, इस वेसिकल को मैं कोने में जाकर रख दूंगा, सो दिस वेसिकल विल कम इन द कॉर्नर एंड विल स्टार्ट लिविंग एज अ लाइसोसोम्स, ये आपका वहां पे रहना चालू करेगा एज अ लाइसोसोम्स। तो ये याद रखना, इस तरीके से लाइसोसोम आपको बनाया जाता है। लाइसोसोम में आपको क्या मिलता है देखने के लिए, ऑल द एंजाइम्स, lysosomes is known to have all the different kind of enzymes, I'll find the lysosomes, that is what my lysosomes is known for ना। so lysosomes के अंदर मिलेंगे आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके अलग अलग टाइप के एंजाइम्स, तो these are nothing but my hydrolytic enzymes। so एक बैग होता है, बैग के अंदर आपने रख दिया कई सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लाइसोसोम्स, बन गया आपका यहाँ पे सुसाइडल बैग। तो ये याद रखना है, दिस इज समथिंग फॉर्म बाय माय गोल्गी एपरेटस, तो इस तरीके से ये आपका बना के देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अगला हमारा जो ऑर्गेनल यहाँ पे आएगा दैट विल बी माय, तो ये हमने देख लिया ईआर से गोल्गी एंड गोल्गी से देन द वेसिकल कैन बी सेंट थ्रू आउट द बॉडी। नाउ विल टॉक अबाउट माय, पहले इसके हम रूल देख लेते हैं एंड देन लेट्स मूव इट। गोल्गी एपरेटस, एक सेकंड रुकना बेटा। गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म फंक्शन ऑफ माय पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट, सेल के अंदर ही, या सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। सो पैकेजिंग आप जानते हैं यहाँ पे की जाती है, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन इज समथिंग डन ओवर देयर। इट्स अ इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, आपके यहाँ पे बनाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साइट आपके यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, बताओ जल्दी, आफ्ता बताओ क्या सवाल है आपका यहाँ पे। सर जो पिक्चर है उसमें सिस्टो ट्रांसफेस लिख रखा है, तो ये ऊपर और नीचे का बता रखा है सर, कौन दिस सा फेज आपको, यस सर, कौन डोर्सल होगा कौन सा वेंट्रल होगा सर? डोर्सल वेंट्रल नहीं होता इसके अंदर, डोर्सल वेंट्रल नहीं होगा बेटा, ये ऑर्गेनल है, ये एनिमल थोड़ी है। सो यू जस्ट हैव टू नो यू हैव अ सिस फेस एंड अ ट्रांसफेस, क्या पता लाइक यू हैव समथिंग एल्स, डोर्सल वेंट्रल। हिमांशी बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या सवाल है आपका यहाँ पे। सर लाइजोसोम्स के बारे में फिर से बता दीजिए एक बार। लाइसोसोम्स जो बेटा आपके यहाँ पे होता है ना, सो व्हाट विल हैपन इन दिस, आपके जो वेसिकल्स आपके निकल के आएंगे ना यहाँ से, सो बेसिकली होता क्या, आप ये मान लो कि आपके गोल्गी बॉडी ने क्या किया, एक बड़ा सा वेसिकल बनाया, उस वेसिकल में उसने डाल दिए कई सारे प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स क्या है, दोस प्रोटीन्स आर माय एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब इस वेसिकल को उसने साइड में जाके रख दिया एंड दैट वेसिकल नाउ विल बिहेव एज अ लाइसोसोम्स। इस तरीके से आपका लाइसोसोम बनाया जाता है। ठीक है, और याद रखना सिस फेस से आपका वेसिकल आपका एंटर करेगा और ट्रांस फेस से आपका वेसिकल आपका यहाँ पे बाहर निकलेगा, सब कुछ मॉडिफिकेशन करके, राइट। और यहाँ पे यू डोंट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अरीशा बताइए। सर जो आपने पहले बताया था लाइक प्रोटीन फंक्शनल तभी होता है जब वो फोल्ड हो जाता है, तो Right. तो जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स में आगे पढ़ेंगे कि मतलब वो अल्फा हेलिक्स वगैरह में जो वो पॉलीपेप्टाइड फोल्ड हो जाता है, तो हाँ उसमें हाँ क्या था? नहीं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ माय स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन, उसके अंदर भी आपकी फोल्डिंग होती है देखने के लिए। सो दैट इज नॉट, दैट इज अ, वो तो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे, अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, उसके अंदर आपको फोल्डिंग होते हुए मिलेगी। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोल्डेड प्रोटीन आप देखोगे जब आप पढ़ोगे अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जो आपका Yes, होगा sir. आपका हीमोग्लोबिन का, सो वहां पे आपकी फोल्डिंग Hemoglobin. आपको देखने के लिए आपको मिलती है वहां पे। ठीक है, Okay, sir. सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया, दैट व्हाट यू फाइंड, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग हियर। एंड नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ रोल इन, सो रेज योर हैंड टू आंसर दिस। कर सकते हो, आसान है सवाल, तो आपसे हो ही जाएगा। चलिए बेटा, चलिए सब लोग हैंड रेज करें यहाँ पे।
द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ रोल इन, सब लोग खाना खा के आए तब भी हैंड रेज नहीं हो रहा आप लोगों से, ये देखो, लुक एट योरसेल्फ, दैट टू वर्चुअली हैंड रेज नहीं हो रहा आपसे, ऐसा नहीं कि आपसे हाथ खड़ा करा रहे हम लोग। बताइए लव कुश, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर बी। आपको भी लग रहा है यहाँ पे? व्हाट डू यू थिंक पूर्वा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बैटमैन वाला बी आपका यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा। आपका यहाँ पे यस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, बेसिकली ट्रांसलेशन होने के बाद आप प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो वो आपके यहाँ पे किया जा सकता है, एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड्स। सो ग्लाइकोसिलेशन किसका भी हो सकता है, लिपिड्स होगा, प्रोटीन होगा, एनीवन कैन अंडरगो ग्लाइकोसिलेशन, इसलिए बोला था ग्लाइकोसिलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी हैपनिंग ओवर हियर। सो यस, ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट साइट फॉर इसका आप वैसे ही बता सकते हो अनम्यूट करके, द आंसर इज गोइंग टू बी योर राइट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, सो अगेन दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर माय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सो अज्यूम करिए मेरा लाइसोसोम है, सो अगेन दे विल हैव द मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली दे आर माय मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, सो दे विल हैव अ मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स के अंदर विल हैव द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो यहाँ पे आपके होंगे कई सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स। Lysosomes are known to have presence of the hydrolytic enzymes. इन एंजाइम्स की वजह से आपने करना क्या है यहाँ पे, दिस एंजाइम्स विल बी प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन माय इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के अंदर अगर कोई चीज आ रही है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स आपकी काफी मदद करेंगे। सो दे आर नोन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माय डाइजेशन। Yeah, so that is what they'll be known for. अब आपको याद रखना है कि जो मेरे एंजाइम्स है ना, यहाँ पे एंजाइम्स का बेसिकली आप यहाँ पे ये अंदर हमने रखे हुए हैं, बड़े एंजाइम्स आपके एक्टिव कब होते हैं। तो याद रखना अंदर का जो एनवायरमेंट होता है ना, अगर आप चाहते हो कि आपके एंजाइम्स एक्टिव रहे, सो द इंटरनल एनवायरमेंट शुड हैव लो पीएच। सो अंदर आपको जो पीएच मेंटेन करना पड़ेगा, द पीएच हैज टू बी अराउंड 4। सो लाइसोसोम्स के अंदर जो आपका पीएच होता है वो आपका होता है आपका यहाँ पे एसिडिक। सो लाइसोसोम्स आर नोन टू हैव एसिडिक पीएच, ठीक है, दे आर नोन टू हैव अ एसिडिक पीएच। अब जब मेरे लाइसोसोम के अंदर यहाँ पे एसिडिक पीएच होगा तो इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो देयर इज वन थिंग यू हैव टू नो दैट कि लाइसोसोम्स के अंदर विल हैव दिस पीएच व्हिच इज गोइंग टू बी एसिडिक पीएच आपका यहाँ पे, एंड इस पीएच को अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपके एंजाइम्स एक्टिव नहीं रह सकते हैं। सो यू हैव टू मेंटेन दिस पीएच। सो इन दिस पीएच यू विल फाइंड द एंजाइम्स विल रिमेन एक्टिव। इस पीएच के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, द एंजाइम्स रिमेन्स एक्टिव, एंजाइम्स आर एक्टिव। अगर ये पीएच मेंटेन नहीं होता तो आपके एंजाइम्स यहाँ पे एक्टिव नहीं रह सकते, ये याद रखना। सो यू नीड टू हैव दिस लो पीएच ऑल द टाइम। अब सवाल यहाँ पे याद है कि आप ये पीएच मेंटेन कैसे करोगे। सो पीएच को मेंटेन करने के लिए सेल का एक तरीका है, तरीका यहाँ पे ये है कि जितने भी H+ आयन होते हैं ना सेल के अंदर, उनको आप भेजो आपके लाइसोसोम्स के अंदर। So H+ ions are been sent inside the lysosomes, और ये करके आप अंदर का पीएच आप मेंटेन कर सकते हो। जितने प्रोटॉन्स आप अंदर भेजोगे उतना एसिडिक पीएच आपके यहाँ पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। सो यूजिंग माय प्रोटॉन्स आई कैन मेंटेन माय एसिडिक पीएच। सो याद रखना ये प्रोटॉन को भेजा इसलिए जा रहा है ताकि आप अंदर एसिडिक पीएच को अपने आप यहाँ पे आप मेंटेन कर सको। तो ये चीज आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, दिस इज व्हाट माय लाइसोसोम इज नोन फॉर। ये आपके स्ट्रक्चर में मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। कौन बना रहा है इसको आपका यहाँ पे, गोल्गी बॉडी, वो आपका बना के देगा। अब लाइसोसोम के साथ बात ये होती है कि इसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, दे आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। लाइसोसोम्स जो आपके यहाँ पे होते हैं दे आर गोइंग टू बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। उनको हम बोलते हैं कि दे आर गोइंग टू बी हैविंग योर, दे आर गोइंग टू बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक इन नेचर का मतलब आपके यहाँ पे ये होता है that they will have different types। लाइसोसोम्स के आपको अलग अलग टाइप्स मिल जाते हैं आपके सेल के अंदर। आपको टाइप्स को डिटेल में यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, बट याद रखना यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स हैव बीन सीन इनसाइड द सेल। सो दैट इज व्हाई वी से दे आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। इनके अलग अलग टाइप्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। हर एक टाइप का कुछ अलग अलग वहां पे काम होता है। एवरी लाइसोसोम विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, बट दे आर माय अलग अलग टाइप के आपको मिलते हैं देखने के लिए। सो यू कॉल देम एज अ पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। तो ये टर्म याद रखना बिकॉज ये टर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको ये टर्म आ सकता है एज अ स्टेटमेंट। सो विच ऑफ दिस ऑर्गेनेल इज गोइंग टू बी पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, देन आपको याद रखना है
lysosomes are my polymorphic in nature because you find different type of lysosomes have been seen. अलग अलग टाइप के लाइसोम्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। तो पहले ये बताओ, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. राइट? जो बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, अलीशा, जानवी, कृति, लव, मुनीश, प्रभजोत, समझ आ रहा है यहाँ तक? रवीना, रेवती, Yes, sir. सौरभ, संदीप कौर, सौरभ अब तो आप पुराने हो चुके हो सौरभ, Yes, sir. तो आप भी बोल सकते हो। श्रीपर्णा, रिया, रिया आप भी पुराने हो सकते हो, रिया आप तो स्टार्टिंग से आ रहे हो। सो या इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड ठीक है, चलो। सर So this is what- पॉलीमॉर्फिक समझा दीजिए। पॉलीमॉर्फिक का मतलब आपका ये होता है डिफरेंट टाइप्स। पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ मतलब टाइप। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोम्स कैन बी सीन। एक ही सेल के अंदर आपको अलग अलग टाइप के लाइसोम्स आपको मिल सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। तो एक सिंगल नहीं होता, अलग अलग टाइप के आपको मिल रहे होते हैं वहां पे। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। The membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging of a Golgi body, Golgi apparatus, that's my lysosomes यहाँ पे, ठीक है? The isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all types of my hydrolytic enzymes like hydrolase, lipase, protease and carbohydrates. ये सारे enzymes आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है? Now, as it has been mentioned, it is highly polymorphic cell organelle. इसके आपको अलग अलग टाइप्स मिलते हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, इनको हम समझेंगे नहीं बट इनके आप नाम यहाँ पे ध्यान रखना। यू कैन हैव अ प्राइमरी लाइसोसोम्स, you can have your secondary lysosomes, you can have एक और आपका लाइसोसोम आपको यहाँ पर है, इसको कहते हैं एज अ रेसिडुअल लाइसोसोम्स, रेसिडुअल lysosomes, and then you also have your autophagic lysosomes. Autophagic lysosomes. अब इनमें से मैं आपको ऑटोफेजिक यहाँ पे समझाना चाहूंगा, ये जान लो, ये थोड़ा काम का है। ऑटोफेजिक लाइसोसोम पता है क्या करता है? सुनो, बस ध्यान से सुन लो, समझ जाओगे आप लोग। आपके सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, गोल्गी है, सब अपना काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद आपका ऑर्गेनल पुराना हो जाता है। सो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं आपके पास, यू विल हैव मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल के अंदर। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया मान लो कि पुराने हो गए, तो पुराने हो गए ना, तो उसे रखने का कोई मतलब नहीं है, आप उसे तोड़ दो। एंड दैट कैन बी डन बाय माय ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। सो ऑटोफेजिक लाइसोसोम क्या करेगा, वो जो पुराना हो चुका होगा ना अपना माइटोकॉन्ड्रिया, सो आई कैन कॉल इट एज अ वॉर्न आउट ऑर्गेनल। जो आपका ऑर्गेनल पुराना हो चुका है उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ वॉर्न आउट ऑर्गेनल, वॉर्न आउट ऑर्गेनल। अब वॉर्न आउट ऑर्गेनल जो आप यहाँ पे होगा, समझिए यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो बहुत पुराना हो चुका है, 200 साल से काम कर रहा है, मतलब बहुत टाइम से काम कर रहा है। अब इससे काम हो नहीं रहा, तो आपने इसे क्या करना है, आपने इसे ब्रेक कर देना है। तो इसको ब्रेक आप कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, इसे ब्रेक करने का एक तरीका होता है। ऐसे नहीं जाके आप डायरेक्टली उसे जाके खा जाते हो, यू डोंट डू दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आसपास आप एक मेम्ब्रेन लगाओगे, इसके आसपास आप एक मेम्ब्रेन लगाते हो। मेम्ब्रेन आप इसलिए लगाते हो ताकि जब आप इसे ब्रेक करोगे ना, तो इसमें का कंटेंट बाहर ना निकले, बाहर निकल के फैलेगा, परेशान करेगा। सो यू शुड कीप अ मेम्ब्रेन ओवर देयर, ठीक है? मेम्ब्रेन आप यहाँ पे लगा देते हो। देन आपका आएगा ऑटोफेजिक लाइसोसोम। देन आपका ऑटोफेजिक लाइसोसोम यहाँ पे घूमते घूमते हुए आएगा इसके पास, और अपने आप को इसके साथ अटैच कर लेगा। जैसे ही मेरा ऑटोफेजिक लाइसोसोम यहाँ पे इसके अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, इसके पास जो भी एंजाइम्स होंगे, व्हाटएवर एंजाइम्स इट विल हैव फॉर इटसेल्फ, ये एंजाइम्स जाएंगे यहाँ पे, और वो एंजाइम्स जाके आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू करेंगे, और प्रोटीन को आप पूरे तरीके से ब्रेक डाउन कर दोगे। और ये सब करने के दौरान आपने कोई भी बाहर चीजें निकाली नहीं। इट हैजंट हैपेंड कि सब कुछ बाहर निकल के आ रहा है एंड इट इज डाइजेस्टिंग एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पे आपका, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रोटीन को, आप अपने पुराने ऑर्गेनल को ब्रेक डाउन कर रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द रोल ऑफ माय ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स। ये इनका यहाँ पे काम होता है।
तो इस तरीके से ये कई सारे ऑर्गेनल्स को, कई बार कुछ अनवांटेड टिश्यू को ये लोग यहाँ पे आके डाइजेस्ट करते हैं एंड दे गेट रिड ऑफ देम, जिनका कोई काम नहीं होता। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस। Yes, sir. यस नहीं आया सर। क्या समझ में? बड़ा दिल पे पत्थर रख के ये लो आप लोग यस बोल रहे हो। बताओ बेटा, हाँ बताओ नहीं सर। आया? आ गया समझ में। आ गया सर समझ में। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। हाँ, अब सुनो मेरी बात। ये करने का पर्पस क्या होता है ना, कि आप तो इसे ब्रेक डाउन करो, इससे फायदा क्या होता है कि आपके अंदर जो भी काम की चीज होगी ना, उसे आप निकाल लोगे। वॉट एवर यू हैव काम का, ऑब्वियसली आपने तोड़ा उसे, तो कुछ प्रोटीन होगा, कुछ अमीनो एसिड होगी जो आपके काम करे, उसे आप यूज कर लोगे। और जो चीज काम की नहीं है, आपने ब्रेक करने का जो भी चीज काम की नहीं होती ना, उस काम की चीज ना, जो जो चीज आपकी वहां पे काम की नहीं है, उसको आप एक वेसिकल में आप रख देते हो। तो उसको एक आप अलग से लाइजोम में आप रख देते हो, एंड दैट लाइजोम विच विल हैव अनवांटेड वेस्ट। सो ये लाइजोम जो मेरा यहाँ पे, इसके अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे अनवांटेड वेस्ट। so, इसके अंदर आपको मिलेगा आपका बिना कोई का वेस्ट। सो यू हैव ऑल दिस वेस्ट ओवर हियर। दिस लाइजोम इज कॉल्ड एज माय रेसिडियल लाइसोसोम्स। रेसिडियल लाइसोसोम। इसने वक्त देखेगा, सही टाइम देखेगा, और ये अपने जो भी वेस्ट है ना, इसे सेल के बाहर फेंक देगा। So it will wait for a right time and then will throw the waste outside the cell. So that's one thing you can know. So ये आप यहाँ पे याद रखना. So that is what I'm trying to tell you, that when you say polymorphic in nature, you will have different kind of lysosomes have been seen in the cells. Autophagic का role याद रख लो, because it is a kind of a term which you can come across again and again. ये वापस आपके सामने आ सकता है term. तो याद रखना, that is what my autophagic lysosome will do. पुराने ऑर्गेनल्स को ब्रेक डाउन करेगा, या कोई टिश्यू उसको भी अगर आपको निकालना है तो उसको जाके खत्म कर सकता है। यहाँ पे इस एंजाइम का इस तरीके से काम किया जा सकता है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। सो यू कैन सी द लाइसोसोम, यू कैन सी ऑल द एंजाइम्स यहाँ पर। याद रखना, अंदर का पीएच हमेशा आपका रहेगा एसिडिक, और वही आपको मेंटेन करना है। अगर आप एसिडिक पीएच मेंटेन नहीं करें, दैट इज गोइंग टू हैव अ इंपैक्ट ऑन योर वर्किंग ऑफ द एंजाइम्स। तो हमने जब बच्चे पढ़ते थे कि अगर लाइसोसोम ब्रेक हो गया तो बाहर आके सबको डाइजेस्ट कर जाएगा, वैसा नहीं होता। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि जैसे वो बाहर आता है ना, बाहर का एनवायरमेंट एसिडिक नहीं होता। सो अगर वो बाहर आ भी जाता है, इट वुड हैव अ मेजर इम्पैक्ट। ठीक है। सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ऑलराइट, नाउ टेल मी इसका आंसर। रेज योर हैंड। सर मैं आई। अरे नहीं बेटा, दिख रहा है Yeah. मुझे, दिख रहा है। अरे दिख रहा है ना मुझे, अरे आई कैन सी द रेज हैंड, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। बताओ सौरभ। सर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 अलीशा। Sir, lysosome. Right, so it is going to be the lysosome is going to be correct answer in this. Right, ठीक है। बताइए, raise your hand to answer this. सर मैं आई। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। लो बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सर pH 5। प्रभजोत। सर pH 5। जानवी। सर pH 5। जानवी, ये मेंटेन कैसे करूंगा मैं इस पीएच को? How can I have this pH in the lysosomes? कैसे करा जाता है? Sir, may I? नहीं। अरे जानवी, कोई बात नहीं। टेल अस अलीशा। रवीना, how do you maintain this low pH? सब जो H+ प्रोटॉन होता है उसके थ्रू। Right, H+ ions को आप अंदर भेजते हो, याद रखना। You have to keep on adding the Yes, H+ ions in the lysosome, and that's how you can maintain this low pH. ठीक है। So 4 या 5 आपका pH आपका pH आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, not beyond that. ये नहीं कर पाओगे अभी आप। ठीक है। Now let's come back to the next organelle. That's my vacuoles. Vacuoles एक बहुत छोटा सा सिंपल सा आपके यहाँ पे organelle which is again a part of my endocrine system. So let's talk about the vacuoles यहाँ पे। So जब आप यहाँ पे vacuoles की बात करते हो, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। और वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात। सो दीज आर द ऑर्गेनल्स व्हिच विल हैव द मेम्ब्रेन। सो ये मेरा वैक्यूल है, समझो यहाँ पे मेरा
ऐसा नहीं होता, बट यू विल हैव अ वैक्यूल लाइक दिस, लेट्स अज्यूम दैट। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, याद रखना। इसकी जो मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी, द मेम्ब्रेन विल बी कॉल्ड एज माय टोनोप्लास्ट। The membrane over here will be called as your tonoplast. So ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. That is what it has been known for. Okay. So membrane bound space found in the cytoplasm. अब याद रखना आपका वैक्यूल का साइज प्लांट्स में काफी बड़ा होता है. So plants के अंदर तो ये बहुत बड़ा होगा, एनिमल्स के अंदर ये काफी छोटे होते हैं. So plants के अंदर they are going to be very large. They are very large. They occupy a large area in the plant cell basically. Okay. So membrane bound space found in the cytoplasm, it contains water, sap, excretory product and other material not useful for the cell. इसमें पानी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, कुछ excretion के लिए जो waste होगा वहाँ पे यहाँ पे रख दोगे, and some other mineral ions can be kept over here. That is what vacuole is known for. In plant cell, the vacuole can occupy around 90% of the volume of the cell. 90% area plant के अंदर आपका vacuole यहाँ पे occupy करेगा. The vacuole is bound by a single membrane called as my tonoplast. So single membrane आपको यहाँ पे मिलती है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे tonoplast. Right? That is how vacuole will occupy the plant cell. एक बहुत बड़ा area यहाँ पे वो cover कर लेगा. अमीबा के अंदर आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हमने पढ़ा था जब हमने देखा था हमारा चैप्टर 2, which is important for excretion and osmoregulation. In many cells in protista, food vacuole are also formed by engulfing the food particle. So this is a story in terms of amoeba and the protista. Now, so इतना ही वैक्यूल के अंदर, और कुछ आपको याद नहीं रखना. This is the only thing you have to know in this. Now you can answer this सवाल. Question number 3 का आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? Raise your hand to answer this. हाँ बोलो आफ्ताब, बोल लो. सर ऑप्शन डी वैक्यूल. It is going to be option D यहाँ पे, right? Option D becomes correct answer in this. Yes. So water, sap, excretory product and other material are not useful in the cell, are being kept in your vacuoles. Okay. इसका आंसर वैसे आप बोल सकते हो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? टोनोप्लास्ट. Right. True. Alright, so now we are going to start with something called as mitochondria. तो इतना तो हमने चलो यहाँ पे देख लिया, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे mitochondria. So the next organelle is going to be your powerhouse of cell. यही सीखा था आपने grade 8 के अंदर, mitochondria. Let's see. So when we talk about mitochondria, तो पहले तो आप याद रखो कि इसका यार स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर आप इवन पढ़ते हो जब आप देखते हो अपना respiration in plant. So that's why you have to know the structure very carefully in the mitochondria. So mitochondria को जब आप यहाँ पे देखोगे ना ध्यान से, what we'll get to see, you have an outer membrane, you have the inner membrane, so this is the outer membrane. आपकी यहाँ पे क्या हो गया, हैंड क्यों रेस करा हुआ है, या ये पुराना हैंड रेस है? आलिया, रीशा, टाइप ऑफ वैक्यूल. लाइफ I wanna ऑफ ask one टाइप ऑफ टाइप वैक्यूल. ऑफ वैक्यूल्स. आई एम नॉट गेटिंग. तुम लोग मेरे से पूछ रहे हो क्या? यस सर, वो तो बता. क्या पूछ रहे हो आप? अरे क्या टाइप पूछ ऑफ रहे हो? वैक्यूल. Types of vacuum. अच्छा ये वाला. अरे बाबा, these are the only types you have to know in this. Contractile vacuole and your food vacuole. These are the two vacuoles you have to know in this, right? The vacuole you find in the plants is a common vacuole, right? It's a vacuole which will occupy the large area. Contractile vacuole जो आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए, this vacuole is a vacuole which will be seen in the amoeba and some of the protozoans. So इसका काम होता है आपके यहाँ पे excretion and osmoregulation. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि excretion तो आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है. Osmoregulation आपके यहाँ पे क्या होगा? Osmoregulation is something which will be playing a role in maintaining the ionic balance and water balance inside the animal. ये इसका यहाँ पे काम होता है. That is what my contractile vacuole is known for. And then you have the food vacuole. Food vacuole आपका बनाया कैसे जाता है कि आपके कुछ प्रोड्यूसा हो गए, उन्होंने खाने को खा लिया और उस खाने को लोग वहां पे उसमें रख रहे, एक वेसिकल में रख रहे, and that vesicle is called my food vacuole. So these are the two type of vacuoles you have to know. These are the only two type of vacuoles you have to take into account. So now you have your, assume that you have your some protista आपका यहाँ पे, and that protista goes and engulfs some food particle. इसने कुछ food particle यहाँ पे engulf कर लिया, तो food particle का engulfment कर वो रखेगा कहाँ पे? So that food particle can be kept in a bag-like structure, and that bag-like structure can be called as my food vacuole. फिर बाद में इसको यहाँ पे डाइजेस्ट करके इसको मेटाबोलाइज कर लिया जाता है. This is what we'll find in terms of vacuole. ये चीज आपको याद रखनी है vacuole के बारे में. Contractile, food vacuole, and the vacuole you find in the plant.
दैट्स अ वैक्यूल व्हिच मेक्स द प्लांट सेल टर्जिड, या उसके वजह से आपका प्लांट सेल आपका टर्जिड बन पाता है, व्हिच इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट वैक्यूल. बाकी एनिमल सेल विल आल्सो हैव द वैक्यूल, बट अगेन दे आर लाइक स्मॉलर वैक्यूल्स व्हिच विल हैव वेरी लेस रोल. प्लांट सेल में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉट इन द एनिमल सेल. So this is what you have to know the vacuole, and roles of the vacuole is something I've told you that आपका ये गार्बेज बिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है. All the waste, water, minerals have been kept over here. That is what you have to know in this. बस that's going to be enough for तो you. मुझे पूछना था कि जो हम्म. आपने बताया था जब टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, तो उसमें आपने जब ओल्ड ऑर्गेनिल को किसी को मतलब जब वो किल हो रहा था बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, तो उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन बन रही थी वो कौन बना रहा था? That membrane is something which is formed with the help of my SER. So SER आपको membrane आपको बना के देगा, and then the lysosome will go and burn down then break down that particular this thing, your organelle को break down करेगा. तो membrane आपकी आ रही है SER से, और break down करने का काम आपका करेगा आपके यहाँ पे lysosomes. So they all work in coordination. There is a reason why we call them as the endomembrane system, है ना? Yes, sir. Okay. So okay, that is something we'll find happening in this. Now let's jump onto your mitochondria. बाद में. Let's complete this. Let's have a look at the mitochondria. Then we'll have a look at your question. या लिख दो अपना question, लिख दो बेटा chat के अंदर आफ्ताब. So when we talk about the mitochondria यहाँ पे, so you should know that you have an outer membrane. यहाँ पे आपको मिलेगी आपके यहाँ पे outer membrane. And then you have your inner membrane. Right? सेंटर में आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा. अब याद रखना एक और चीज, जो इनर membrane आपके यहाँ पे होती है, that has been folded one. Gas vacuole, बेटा वो आपके bacterias, the prokaryotes will have the gas vacuoles, right? And you don't even call them as the vacuoles actually. They're my gas inclusion bodies, like your cyanobacteria, pulpar sulfur bacteria, they'll be having that. Okay? So you have an inner membrane, you have an outer membrane. अब जो आपका inner membrane यहाँ पे होता है, it has been a forming like a wavy structure. तो यहाँ पे आपको कई सारे आपके folds मिलेंगे आपको inner membrane के, and these are called my cristae. So ये जो folding आपको मिल रही है आपकी inner membrane की, you call them as the cristae यहाँ पे. So the folding I can find on the inner membrane can be called as my cristae. So this is going to be called as your cristae. अब सेंटर में आपको यहाँ पे जो दिखेगा ना स्पेस, दैट सेंटर स्पेस इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. सो याद रखना, यू हैव इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एंड द सेंटर स्पेस ओवर देयर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स. द सेंटर स्पेस हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स. यहाँ पे आपका अब सेंटर में आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ पे आपको देखने के लिए. एंड नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस ना, यहाँ पे सेंटर में आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा, एंड यू हैव द अदर स्ट्रक्चर्स इन दिस. इसके अलावा आपका आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यू हैव द स्पेस, एंड दैट स्पेस हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिखेगा, द स्पेस इज कॉल्ड एज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हम इतना ज्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखने में, बिकॉज ये सेम चीज आपको एक बार फिर देखनी पड़ेगी व्हेन यू सी द क्रेब्स साइकिल एंड द ईटीसी. जब आप पढ़ते हो रेस्पिरेशन प्लांट्स, तो आपको ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे आपका क्या हो रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जनरली आपका यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है. तो दो चीज आप यहाँ पे याद रखना, उसमें से एक चीज तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन माय एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, सो योर एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपके यहाँ पे हो रही होती है वो आपकी होगी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ. अगर आपको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है पूरे तरीके से, तो आपको चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप करते हो अपना क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा, और वो करने के बाद आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत ज्यादा एटीपीज. सो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे बहुत फर्मली आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट you will ultimately find आपका ATP synthesis आपके यहाँ पे हो पाएगा. Because of that, the ATP synthesis will take place over there.
ठीक है. So mitochondria will play a very important role in my aerobic respiration. तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली आपका यहाँ पे आप करोगे ब्रेक डाउन करोगे अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एंड यू विल एक्चुअली मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपीज. सो एटीपी सिंथेसिस वाया एरोबिक रेस्पिरेशन आपके यहाँ पे किया जाता है. तो ये आपको याद रखना है अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. सेकंड थिंग, इट कैन आल्सो रेगुलेट माय प्रोग्राम सेल डेथ. ये इवन रेगुलेट करता है. इट आल्सो रेगुलेट योर प्रोग्राम सेल डेथ. इसके लिए एक सिंगल नाम इस्तेमाल किया जा सकता है जो आप लोगों को याद हो जाएगा. एज फार एज आई नो यू, द नेम इज गोइंग टू बी योर एपोप्टोसिस. ये थोड़ा सा याद रख लो. अब एक बात याद रखना कि आपका जो सेल होता है ना, हर एक सेल की एक लाइफ स्पैन होता है. हर एक सेल का लाइफ स्पैन होता है. जैसे आपका आरबीसी का होता है 120 डेज का होता है. कुछ सेल उनका लाइफ स्पैन होता है 4 दिन का, 5 दिन का. सो एवरी सेल विल हैव अ लाइफ स्पैन. सो जब उसका टाइम आ जाता है, जब उसके 4-5 दिन का लाइफ स्पैन था वो आपका एंड पे आ चुका है, तो कोई उसकी डेथ कैसे होगी? तो उसकी डेथ ऐसी नहीं होती कि एकदम से लाइक ब्रेक हो जाता है, एवरीथिंग विल कम आउट. दैट्स नॉट हाउ इट डाइज. ऐसा होना भी नहीं चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है देन दैट कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन द नियर बाय टिश्यूज. तो आपका जो सेल होता है ना आपके यहाँ पे, इसका जब इसका टाइम आ जाता है डेथ का, सो इट इज बीन किल्ड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर. इसको खत्म किया जाता है काफी सिस्टमैटिक तरीके से. सो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोग्राम सेल डेथ, या इसके लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज माय एपोप्टोसिस. सो एपोप्टोसिस इज कॉल्ड एज माय प्रोग्राम सेल डेथ. हर एक सेल का एक सर्टेन टाइम के बाद डेथ होना, like it is very evident that it will die, but that death will happen in a very precise way. That death should happen in a very precise and very in a articulated तरीके से उसको वहां पे खत्म किया जाएगा. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपोप्टोसिस. तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ रोल इन कंट्रोलिंग माय प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको मैं इवन कह सकता हूँ यहाँ पे एपोप्टोसिस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके हर एक सेल में हो रहा होता है, हर दिन हो रहा होता है. तो आपके हर एक सेल की डेथ होती है, वो एक तरीके से होती है. तरीके से होती है मतलब आप कोई भी चीज को आप बाहर नहीं फेंक रहे होते हैं, आप उसे इस तरीके से खत्म कर रहे होते हो ताकि उसका सब्सटेंस या उसका कंटेंट बाहर ना निकले और स्प्रेड ना हो. दैट इज व्हाट यू डू एंड दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोग्राम सेल डेथ. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस जो यहाँ पे हम कह रहे हैं, एक चीज आप याद रख सकते हो, ये कैंसर सेल में देखने के लिए आपको नहीं मिलता. You don't find apoptosis happening in the cancer cell. It will make sense to you. Cancer cell की property क्या होती है? They divide rapidly. They divide rapidly. They just keep on growing over. Yes, They sir. form tumor. Now the thing is, अगर आपके सेल मर नहीं रहे वहां पे, they will just divide and they will increase their number. That is one of the property of the cancer cell. They do not show apoptosis, which is not a good sign by every means. है ना? तो ये वाली बात समझ आ रही है आपको? यहाँ पे बताओ मुझे, क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई अगर समझ ना आ रहा है पूछ लेना, because these are some of the important points you have to know in this. That's why. So aerobic respiration में आपके रोल पे करेगा, एटीपी सिंथेसिस आपको करके देगा आपका यहाँ पे. ये आप इवन रेगुलेट करता है आपका यहाँ पे एपोप्टोसिस. ये नाम, ये टर्म आपके सामने वापस आएगा आज से 1 साल बाद. नॉट रियली, आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड द सेम टर्म कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू 12th के अंदर. सो प्लीज गेट यूज्ड टू दिस टर्म्स. ओके, नाउ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती है. सो माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव इट्स ओन डीएनए. सो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा उसका खुद का डीएनए. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट माइटोकॉन्ड्रिया will have its own DNA. DNA, खुद का DNA इसके पास यहाँ पे होगा, और इसके पास इवन होंगे यहाँ पे खुद के राइबोसोम्स. It will have its own ribosomes as well. Ribosomes जो आपको यहाँ पे मिलते हैं, the ribosomes are going to be of my 70s ribosomes. So it will have some similarity with the bacteria. It will have some kind of similarity with the bacteria. So it will have its own ribosomes. It will have its own DNA. So these are some of the factors, similar things you will find in the bacteria as well. बैक्टीरिया के पास भी आपको जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है. यहाँ पे आपको डीएनए जो मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा. ओके, आपको याद है मैंने आपको शायद एक बार बताई थी, शायद ये बैच में बताया था, कोई दूसरे बैच में बताया था. दिस समथिंग आई हैव टोल्ड यू, आई थिंक शायद यहाँ पे बताया था, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताई थी. किसको याद आ रही है कुछ ये चीज? No, sir. No, sir. No, सर नाम sir. ही पहली बार सुन रहे हैं. हाँ पहली बार सुन रहे हो? स्कूल में नहीं पढ़ा ये चीज? No, No, नो sir. सर, पहली बार आप सुना. ही के मुंह से सुन रहा हूँ सर पहली बार.
बढ़िया, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। टाइम है हमारे पास? यार वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक काम करते हैं, थ्योरी को हम बाद में देखते हैं, बट मैं आपको इतनी चीज यहाँ पे थोड़ा सा बेसलाइन देना चाहूंगा कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कहा जाता था दैट इट वाज लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट एनिमल आज से हजारों सालों पहले। मतलब इट वाज मोर लाइक अ बैक्टीरिया, इट हैज सम ट्रेट्स लाइक अ बैक्टीरिया, इट्स हैव इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम्स के खुद के। अगर आपके पास खुद का राइबोसोम है देन आप खुद के प्रोटीन बना सकते हो। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज बिलीव्ड टू बी अ ऑर्गेनल व्हिच वाज लिविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ। कहा जाता है ये एक आपका ऐसा ऑर्गेनल हुआ करता था जो इंडिपेंडेंटली ओशन में रहता था, कोई सेल के अंदर ही रहता नहीं था हजारों सालों पहले। सो ऐसा क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में आने की जरूरत पड़ी? जब आप पानी में या ओशन में आप रह रहे हो एज ए इंडिपेंडेंट एनिमल लाइक अ बैक्टीरिया, यू आर एक्सपोज टू हार्श कंडीशन, सोलर रेडिएशन, आउटर एनवायरमेंट से आपको यहाँ पे हमेशा लाइक इशू रहेगा, या यू विल बी अफेक्टेड बाय द आउटर एनवायरमेंट। तो कहा यह जाता है कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका इंडिपेंडेंटली रहा करता था, द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच वाज लिविंग वेरी सोलो, इंडिपेंडेंटली आपका रहा करता था, इसने डिसाइड किया दैट इट विल फाइंड अ प्लेस टू लिव, एंड दैट प्लेस टर्न्ड आउट टू बी अ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया पहले रहता था आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट, दैट्स माय माइटोकॉन्ड्रिया, और इसने अब यहाँ पे क्या बोला कि मैं रहना चाहता हूँ मेरे सेल के अंदर। सो यू हैड अ सेल, और ओशन में आपको सेल था, ओशन में ऑलरेडी देयर वाज अ सेल, या कई सारे सेल्स थे। अब सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को अंदर आने क्यों दिया? तो सेल के पास सब कुछ था बट कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जो उससे एटीपी बना के दे सके। और याद रखना, बिना माइटोकॉन्ड्रिया के भी आपका सेल एटीपी बना सकता है वाया फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन के दौरान आप बना सकते हो अपनी एटीपी। यस सर। आप थोड़ा बहुत अपना Yes, काम sir. पे एटीपी आप बना सकते हो, है ना? सो दैट इज व्हाट सेल वाज डूइंग, बट दैट इज नॉट गुड इनफ। वहां से आप एटीपी बना सकते हो, लेकिन वो जो पावर हाउस ऑफ सेल वाली जो बात होती है ना, वो नहीं आ रही थी। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, इट इज बिलीव दैट कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो था ना, इट वेंट इनसाइड द सेल, ये चला गया सेल के अंदर। जब ये सेल के अंदर चला गया तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे फायदा क्या मिला? उसे मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है ना, इट विल मेक श्योर दैट अंदर का एनवायरमेंट अनअफेक्टेड रहे बाहर के एनवायरमेंट से। तो माइटोकॉन्ड्रिया को तो यहाँ पे फायदा हो गया, तो ही वाज हैप्पी, इसको बेनिफिट हो गया, प्लस प्लस ही वाज हैप्पी। सेल को यहाँ पे क्या फायदा मिला? सेल गॉट समवन हु कैन एक्चुअली मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपीज। तो सेल को एक ऑर्गेनल यहाँ पे मिल गया जो इसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने यहाँ पे एटीपीज बना सकता था। सो दिस ओवर हियर बिकम्स अ स्टोरी ऑफ माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोसिस आपको मालूम है क्या होता है? जब दो चीजें इंटरैक्ट कर रही होती है, दो ऑर्गेनिज्म आपके इंटरैक्ट कर रहे होते हैं एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड ओवर देयर। एंडो मतलब अंदर आना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका यहाँ पे बाहर था, अंदर आ गया आपका यहाँ पे, एंड देन ओवर देयर बोथ ऑफ देम गॉट बेनिफिटेड ओवर देयर, एंड दैट वाज द स्टोरी ऑफ माय एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी आपकी यहाँ पे है ना, व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये काफी हद तक सही है। इट इज वेरी मच ट्रू बिकॉज वी हैव ऑल द एविडेंसेस व्हिच टेल्स अस दैट माइटोकॉन्ड्रिया मस्ट बी लिविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ। हमारे पास सारे एविडेंसेस आपको यहाँ पे दिख जाते हैं कि हम कह सकते हैं कि अकेला रह सकता था और रहता भी होगा। ओन डीएनए, having your own ribosomes, having a membrane similar to a bacterial membrane. So you have all the properties which are quite clear and which are quite evident to show us that it must be living as an independent organism over there. And later on, it decided to stay inside the cell and to form a complex cell as well. तो ये आपका होता है आपके यहाँ पे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो याद रखना, ये लागू होती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, आपके यहाँ पे लागू हो जाएगी। अब बताओ मुझे ये बात, क्या ये चीज अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है सबको? Yes, sir. Clear है। आफ्टर आई एम जस्ट आस्किंग, समझ आ रहा है नहीं आ रहा फिलहाल के लिए? यू कैन आस्क अ क्वेश्चन लेटर। सर generic बीच question to में all of कुछ you. समझ नहीं आया सर। Yeah, that's okay. Yeah, I'm just asking a generic question to all of you first of all. So that's the first answer I want to know. It's not for you, सबके लिए. So I hope that's clear for all of you. ठीक है, because that's an important story. So please make sure you remember this thing. अब माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको ये मिलेगा देखने के लिए होते हुए। Endosymbiotic theory is something which I will also find being seen also for my chloroplast as well. अगर आप क्लोरोप्लास्ट जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे ना, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन टू हैव इट्स ओन डीएनए, इट इज आल्सो नोन टू हैव इट्स ओन राइबोसोम्स। तो कहा जाता है इट वाज आल्सो लिविंग एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इन द पास्ट, एंड देन बाद में जाके इसने एक सेल के अंदर रहना चालू किया। अगेन द सेम रीजन, प्रोटेक्शन, एंड द सेल गॉट अ फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हिच कैन एक्चुअली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन अ मच मोर प्रिसाइज मैनर। एक कंपार्टमेंट उसे वहां पे मिल गया जहां पे आप सिर्फ आप करा सकते हो अपना पे फोटोसिंथेसिस।
So this is what you find happening over here, and this is your endosymbiotic theory. तो अगली बार ये टर्म आपके सामने यहाँ पे आएगा, then please make sure that you are able to explain something over here. अब आपको alien type feel नहीं होना चाहिए कि यार ये टर्म मेरा यहाँ पे क्या आ गया. You should be very clear what has been happening in this. So ये कुछ पहले बात है, आप इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखो in terms of mitochondria, and then can see something else. ठीक है? So अब पहले बताओ यहाँ पे सबको पूछ रहा हूँ, क्या ये चीजें यहाँ पे आपको समझ आ रही है? Yes, Is this sir. clear to all of you? Yes, sir. That's what you have to know in this, right? All right. So now we can wrap this up. Now we can wrap up your lecture. अब बताओ, just wait a minute. First of all, what we have done in the class? We have done the mitochondria. We have done our vacuoles. हमने यहाँ पे कर लिया. Then we have done the lysosomes यहाँ पे. ठीक है? We have seen different kind of lysosomes. अभी seen होगा यहाँ पे आपके primary, secondary, residual, autophagic हमने यहाँ पे देख लिए थे. नाम देखे थे हमने यहाँ पे lysosomes के, roles हमने यहाँ पे देखे autophagic के, and residual के हमने यहाँ पे like roles देख लिए. Then we have seen something in terms of your Golgi body and your ER. इतना हमने यहाँ पे कर लिया है. अभी कल आप जाके दोगे अपना टेस्ट. अच्छा, टेस्ट के बारे में एक और चीज बताना चाहूंगा. आपका टेस्ट में अगर कोई सवाल आ रहा है जो आपका आउट ऑफ द सिलेबस है, देन अगर आपको नहीं आता वो सवाल, देन छोड़ दो, कोई पर्पस नहीं है उसे सॉल्व करने का. सो इट्स ओके इफ यू कम अक्रॉस हैंडफुल ऑफ क्वेश्चन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू योर सिलेबस, या आपने नहीं सुना उनके बारे में, इट्स बेटर टू लीव दोस क्वेश्चंस. Not every time you will come across all the questions which you are familiar with. कई बार ऐसा होगा, you will find a difficult test जहाँ पे you can come across a term which you are not familiar with. ना ही NCERT में है, ना ही आपको पढ़ाया गया है. That's okay. That is where you have to learn. You have to be calculative. वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी accuracy कैसे आप निकाल रहे हो. जब 40 में से आपके सामने 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं जिसके बारे में आप डायसी हो या नहीं जानते, so you have to leave those question and you have to ensure that कि आपकी accuracy आपकी अच्छी आ रही है. आप 20 करो, 25 करो क्वेश्चन, just make sure that you are getting out of 25 22 correct or 20 correct. That is what you have to learn also. So yeah, don't come and say कि सर ये तो हमने सुना नहीं था, ये कहाँ से आ गया. You have to learn to leave those kind of questions as well. ठीक है? So be very careful while giving the test, and yes, that's it. All right. Now if anyone has any question, then you can ask a question now. This is what we have done आज की क्लास में. और इसके ऊपर बेस, अच्छा बाय द वे काफी लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया नहीं है. आई थिंक काफी लोगों का असाइनमेंट आ चुका है, काफी लोगों का बाकी है यहाँ पे. देन का असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है ना, करो. सिंपल, कल टेस्ट दे दो, संडे एंजॉय कर लो, एंड देन डू द असाइनमेंट, क्योंकि अब इसका भी मिलेगा. सो प्लीज बैकलॉग में असाइनमेंट बढ़ाओ मत, एंड बायो के असाइनमेंट करने में ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है. सो प्लीज डू दैट एंड सबमिट दोस असाइनमेंट. राइट नाउ टेल अस आफ्ताब, क्या है सवाल आपका यहाँ पे? सर आपने कुछ ओशन के बारे में बात की थी सर, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में. Anyone want to explain endosymbiotic theory यहाँ पे? Anyone? Arisha, tell us. So endosymbiotic theory में आपने बताया था that mitochondria was been said to live independently. हिंदी में आप And, देखो, हिंदी में. ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो रहता था पहले एंड ओशन में. फिर उसके बाद उसको हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़ी, सनलाइट एंड एवरीथिंग एल्स. तो उसके बाद उसने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाया विद सेल, जो उसे ओशन में ही मिल गया थे, मतलब बहुत सारे सेल्स थे उधर. तो उसने सेल के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करा और फिर उसके साथ उसे प्रोवाइड करा एटीपी, और सेल ने उसे शेल्टर प्रोवाइड करा. एंड ये थ्योरी वैलिड है फॉर क्लोरोप्लास्ट आल्सो. That is the endosymbiotic theory. तो ओशन में रहता था आफ्ताब, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, but then it decided to live inside the cell, ताकि उससे वो अपने आप को बचा सके अपने सोलर रेडिएशन से या आउटर एनवायरनमेंट से, अपने आप को एक्सपोज ना करे, अपने आप को बचा सके वहां पे. सो इट डिसाइडेड टू गेट इनसाइड द सेल. तो सेल ने उसे अंदर आने दिया, क्योंकि सेल को मिला था फायदा. सेल को मिला था एक ऐसा ऑर्गेनल जो उसे बना के देगा एटीपी, और माइटोकॉन्ड्रिया वाज गेटिंग द सेल व्हिच विल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच विल प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. तो दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा था, और जब दोनों को यहाँ पे फायदा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे द सिम्बायोसिस, when both of them will get benefited. That was my endosymbiotic theory, जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के लिए तो लगती है लागू, but you can also find the same thing happening with my chloroplast as well. ठीक है? So battery. So this is what you have to know in this. ठीक है? अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका?